हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लिटरेरी टर्म्स को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको सिमिली, मेटाफोर, हाइपरबोल, पन, एलिट्रेशन इन सब के नोट्स से समझा दिए हैं। आज के वीडियो में मैं आपको आगे के नोट्स से समझाने वाली हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं हम हमारे नोट्स को। ओड फर्स्ट। ओड इज अ सीरियस पोयम। ओड एक गंभीर कविता होती है विच इज़ जनरली एड्रेस्ड टू अ पर्सन और थिंग, जो कि किसी पर्सन या थिंग को एड्रेस की जाती है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर टू द पर्सन एड्रेस्ड। जिस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है उसको प्रार्थना करते हुए इस फॉर्म में इसे लिखा जाता है। द एलिमेंट्स ऑफ एन ओड आर थ्री। एक ओड के तीन एलिमेंट होते हैं। एक तो इलेबोरेट लिरिसिज्म, विस्तृत गीत, द पोइट्स लॉन्गिंग, पोइट की लॉन्गिंग और प्रेयर, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अदर थिंग्स, और अन्य चीज़ों का वर्णन। द ग्रेट राइटर्स ऑफ ओड। ओड के महान राइटर्स कौन कौन से हैं? एशिलस, सोफोक्लीज, यूरिपिडीज। पिंडार डिवाइडेड ओड इनटू थ्री पार्ट। पिंडार ने ओड के तीन पार्ट रखे थे, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड। दिस ओड इज नोन एज पिंडारिक ओड। पिंडार ने जिस तरीके के ओड दिए उन्हें पिंडारिक ओड कहा जाता है। रोमन पोइट होरेस, इसके बाद रोमन पोइट होरेस आए। सिंप्लीफाइड ओड, जिन्होंने ओड को थोड़ा सिंपल बनाया, एंड इट वाज कॉल्ड होरेशियन ओड, और इन्हें होरेशियन ओड कहा गया। इन इंग्लैंड इट केम इन रेनेसा। इंग्लैंड में ये रेनेसा काल में आए। द फर्स्ट ओड राइटर इन इंग्लैंड। इंग्लैंड के फर्स्ट ओड राइटर जो थे एडमंड स्पेंसर थे। हिज फर्स्ट ओड वाज एपिथेलमियन। स्पेंसर का पहला ओड कौन सा था? एपिथेलमियन। आप लोगों ने आइस एंड फायर पोयम पढ़ी होगी। मैंने उस पोयम को पढ़ाते वक्त भी आपको बार बार बताया है कि एपिथेलमियन नामक ओड उन्होंने लिखा था एलिजाबेथ बॉयले से अपनी मैरिज को सेलिब्रेट करते हुए। तो एडमंड स्पेंसर का पहला ओड था एपिथेलमियन, ये चीज़ ध्यान रखिएगा एक नंबर के लिए। देन ओड वाज रिटन बाय मिल्टन। फिर मिल्टन ने लिखे ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी। Many poets like Cowley, Dryden, Pope, Gray, Collins, Wordsworth, Shelley and Keats have written odes. कई कवियों ने odes लिखे हैं. Most famous of them are Wordsworth's Immortality Ode. इनमें सबसे फेमस है वर्ड्सवर्थ के Immortality Ode, शेली का Ode to West Wind, Keats का Ode to Nightingale. ये सारे के सारे। अब ध्यान दीजिएगा, ओड पर्टिकुलरली किसी एक को समर्पित करके लिखे जाते हैं, जैसे कि वर्ड्सवर्थ ने इमोर्टेलिटी को समर्पित करके, शेली ने वेस्ट विंड को समर्पित करके, या कीट्स ने नाइटिंगेल को समर्पित करके लिखा। तो ये खास बात होती है ओड्स की, और ये गाई जा सकने वाली कविता होती है। आफ्टर सम टाइम रोमांटिक ओड फॉल आउट ऑफ फैशन। फिर रोमांटिक ओड्स फैशन से बाहर हो गए। ऑल्दो टेनिसन एंड हॉकिंस ईच रोट एन ओड और टू। हालांकि टेनिसन और हॉकिंस इन्होंने एक या दो ओड तो लिखे ही लिखे। लिरिक्स। लिरिक इज अ शॉर्ट पोयम। लिरिक एक शॉर्ट पोयम है कंपोज्ड फॉर सिंगिंग, जिसे गाने के लिए लिखा जाता है, यानी कि हर वो कविता जिसे गाया जा सके वो लिरिक होती है। इन एंशियंट ग्रीस, प्राचीन यूनान में, अ लिरिक वाज सिंग टू द एकम्पनीमेंट ऑफ अ लायर। लायर करिएगा, लिरिक लिखा हुआ है। अ लिरिक वाज संग टू द एकम्पनीमेंट ऑफ अ लायर। लायर के एकम्पनीमेंट में या वीणा के साथ में गाई जाती थी लिरिक। लिरिक इज मार्क्ड बाय थ्री क्वालिटीज। लिरिक में तीन गुण होते हैं। शॉर्टनेस, एक तो ये शॉर्ट होती है, सिंगल थीम, एक ही विषय होता है, और सिंगल इंटेंस इमोशन, और एक ही गहरा भाव होता है। ये तीनों चीज़ें लिरिक की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटीज़ हैं। ध्यान रखिएगा एक नंबर के लिए। देर आर टू काइंड ऑफ थीम्स, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। लिरिक के थीम कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिगत, अवैयक्तिक। इन इंग्लिश एवरी पोयम दैट कैन बी संग। इंग्लिश में हर वो कविता जिसे गाया जा सकता है इज अ लिरिक। इन पोइट्री मोस्ट लिरिक्स आर पर्सनल एंड इम्पर्सनल। पोइट्री में अधिकांश लिरिक्स या तो व्यक्तिगत है या अवैयक्तिक। द थीम ऑफ इम्पर्सनल लिरिक। इम्पर्सनल लिरिक का जो थीम होता है आर सेलिब्रेशन ऑफ अ पब्लिक इवेंट। वो होता है एक पब्लिक इवेंट का सेलिब्रेशन, फेस्टिवल और मैरिज का सेलिब्रेशन, एटसेट्रा। बेन जॉनसन से लिरिक टू डायना। बेन जॉनसन की लिरिक टू डायना जो है इज एन इम्पर्सनल लिरिक।
वो एक इम्पर्सनल लिरिक होती है। इन अ पर्सनल लिरिक द पोइट रिप्रेजेंट हिज पर्सनल इमोशन। पर्सनल लिरिक में पोइट अपने पर्सनल इमोशन को प्रेजेंट करता है। लव लिरिक्स ऑफ डन एंड शेली आर पर्सनल। डन और शेली की जो लव लिरिक्स हैं वो व्यक्तिगत हैं। इन इंग्लिश लिरिक्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस वायट इन 1528। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस चीज़ को। 1528 में थॉमस वायट ने इंग्लिश लिरिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। देन हिज फ्रेंड सरे रोट लिरिक्स। फिर सरे नामक राइटर ने भी लिरिक्स लिखी। आफ्टर 1580 1580 के बाद सिडनी, स्पेंसर, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, डन रोट लिरिक्स। इन सब राइटर्स ने लिरिक्स को लिखा है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट का मतलब है एक ऐसी कविता जो कि दो दो लाइन के सेट में लिखी जाए। ये दो दो लाइनें एक दूसरे के साथ राइम करती हो और इनमें किसी एडवेंचरस इवेंट का वर्णन हो। यह एक साहसिक बहादुरी का कोई कारनामा वर्णन किया गया हो। जनरली हेरोइक कपलेट को एपिक के लिए यूज करने का विधान था। द हेरोइक कपलेट देखिए। द हेरोइक कपलेट इज अ फेमस वर्स फॉर्म ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड की फेमस वर्स फॉर्म है एंड 18th सेंचुरी पोइट्री की। इट इज अ पेयर ऑफ टू राइमिंग लाइन्स। इसमें दो लाइन्स आपस में राइम करती है। मीटर ऑफ ईच लाइन इज आयम्बिक पेंटामीटर। हर लाइन का मीटर जो होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। ओरिजिनली इट अपीयर्ड इन सोनेट्स ऑफ वायट एंड सरे। ओरिजिनली ये वायट और सरे के सोनेट्स में आई, वायट एंड सरे। एंड इन शेक्सपियर्स सोनेट एज कॉन्क्लूडिंग कपलेट। शेक्सपियर के सोनेट्स में भी निर्णयात्मक कपलेट के तौर पर आई। इट वॉज एडोप्टेड एंड पॉलिश्ड बाय जॉन ड्राइडन। सफाई से या अच्छे से प्रस्तुत किया गया, पॉलिश्ड बाय जॉन ड्राइडन, ये भी ध्यान रखना। ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन एरा। रेस्टोरेशन एरा में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जॉन ड्राइडन ने। और शेक्सपियर ने अपने सोनेट्स के एंड में हेरोइक कपलेट को डाला है कॉन्क्लूडिंग कपलेट के तौर पर, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो शेक्सपियर की पोएम्स के दौरान, वेंट टू द सेशंस, इन सब के दौरान भी मैंने आपको ये बात क्लियर की है कि हेरोइक कपलेट किस प्रकार से यूज़ करते थे शेक्सपियर, तो उन पर भी ध्यान दीजिएगा। ही एम्प्लॉयड इट, उन्होंने इसे लागू किया इन हेरोइक वर्सेस एंड सेटायर्स। हेरोइक वर्स और सेटायर के अंदर, हेरोइक वर्सेस एंड सेटायर्स। लेटर इट वाज एडप्टेड बाय एलेक्जेंडर पोप। बाद में इसे अडॉप्ट किया गया या अपनाया गया एलेक्जेंडर पोप के द्वारा। इन ऑलमोस्ट ऑल हिज पोइट्री, लगभग हर कविता के अंदर। ही परफेक्टेड इट टू द लास्ट पॉइंट, अंतिम स्तर तक उन्होंने इसमें परफेक्शन लाया। द रेप ऑफ द लॉग, द डंसिएड, द वर रिटन इन हेरोइक कपलेट, हेरोइक में लिखी गई हैं। फिर पोयम की लाइन दे रखी है, विलियम कूपर की पोयम है ऑन द रेसेट ऑफ माई मदर्स पिक्चर। इस पोयम की लाइन्स एग्जाम्पल के तौर पर डाल रखी है। ये पोयम सेकेंड ईयर वाले बच्चों के हैं और इसमें दो दो लाइन के सेट ही एक दूसरे के साथ राइम करते हैं, तो उसी चीज़ को समझाने की कोशिश की है। देखिए, फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वेंट और सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है स्पेंट। दोनों का साउंड जो है एंट एंट वाला है। तो ये जो चीज़ है वो ये बताती है कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ राइम कर रही हैं। ये दोहा या कपलेट है। इस प्रकार से हेरोइक कपलेट का पोइट्री में यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट जो फिगर ऑफ स्पीच हमारे आती है कोर्स में वो है ब्लैंक वर्स। ध्यान दीजिएगा, ब्लैंक वर्स इज अ ग्रुप ऑफ वर्स लाइंस। वर्स लाइंस का ग्रुप है विच डू नॉट राइम विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे के साथ राइम नहीं करते हैं। राइम्स क्रिएट ग्रेट डिफिकल्टी फॉर पोइट्स। राइम्स के कारण पोइट्स को बड़ी समस्याएं होती हैं। दे हैव टू फाइंड देम आउट, क्योंकि राइम ढूंढनी पड़ती है। राइम्स में एक मोनोटोनस साउंड, राइम्स के कारण बहुत ही नीरस सा साउंड क्रिएट होता है। इफ दे हैव नो चेंजिंग पैटर्न, अगर कोई चेंजिंग पैटर्न ना हो। सो द पोइट्स डिस्कवर्ड ब्लैंक वर्स, इसीलिए कवियों ने ब्लैंक वर्स को डिस्कस किया। इन इट्स लाइन्स नीड नॉट राइम विद ईच अदर, इसकी लाइनों को एक दूसरे के साथ राइम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द मीटर इज ऑलवेज आयम्बिक पेंटामीटर, इनका मीटर हमेशा
आयम्बिक पेंटामीटर होता है। ब्लैंक वर्स वाज परफेक्टेड बाय मार्लो। ब्लैंक वर्स में परफेक्ट राइटर कौन कौन से थे? मार्लो, शेक्सपियर, मिल्टन, जॉन ड्राइडन यूज्ड इट इन रेस्टोरेशन पीरियड। इन सब ने रेस्टोरेशन पीरियड में इसे यूज किया। देन इट वाज यूज्ड बाय सम रोमांटिक विक्टोरियन पोइट्स। रोमांटिक एंड विक्टोरियन पोइट्स, फिर बाद में इसे रोमांटिक और विक्टोरियन पोइट्स ने यूज किया। इट वॉज ऑल्सो यूज्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं सदी के प्रारंभ में भी इसे यूज किया गया बाय सम मॉडर्न पोइट्स, कुछ आधुनिक कवियों के द्वारा। देन इट वेंट आउट ऑफ फैशन। इसके बाद हमारी जो लिटरेरी टर्म आती है वो है सोनेट। सोनेट इज अ वर्स फॉर्म। सोनेट भी काव्य करने की या कविता लिखने की एक फॉर्म है। कंटेनिंग 14 लाइन्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है। यूजुअली आयम्बिक पेंटामीटर, सामान्य रूप से आयम्बिक पेंटामीटर यूज होता है एंड कॉम्प्लिकेटेड राइम स्कीम होती है। द राइम इन इंग्लिश जनरली फॉलो वन ऑफ टू मेन पैटर्न्स। जनरली राइम जो है वो दो पैटर्न जो है सोनेट राइटिंग के, उनमें से किसी एक को प्रस्तुत करती है, एक को फॉलो करती है। यानी कि हर सोनेट की राइम स्कीम इन दोनों पैटर्न में से किसी एक पैटर्न को फॉलो करती है। द इटालियन और पेट्रार्कन सोनेट, पहले आते हैं इटालियन या पेट्रार्कन सोनेट। इट फॉल्स इनटू टू मेन पार्ट्स। इसके दो मेन पार्ट हैं। वन ऑक्टेव, एक तो है ऑक्टेव राइमिंग ए बी बी ए एंड अदर सेस्टेट। दूसरा पार्ट है सेस्टेट राइमिंग सी डी ई और वेरिएंट, और इसमें कुछ विविधता आ जाती है यानी कि सेकंड पार्ट में सेस्टेट वाले में, सच एज सी डी सी। इट्स प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर इज, पर इसका प्रमुख विषय वस्तु जो है वो क्या है? डोटिंग लवर्स, एक आतुर प्रेमी की कामनाएं हैं और तकलीफें हैं, उम्मीदें हैं और दर्द है। इंग्लिश सोनेट नेक्स्ट जो बी वाला है। द अर्ल ऑफ सरे एंड अदर इंग्लिश एक्सपेरिमेंटर्स, अर्ल ऑफ सरे और अन्य इंग्लिश एक्सपेरिमेंटर्स ने डेवलप्ड दिस फॉर्म, इस फॉर्म को डेवलप किया है इन 16th सेंचुरी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट, इसे शेक्सपियरियन सोनेट भी कह सकते हैं। आफ्टर इट्स ग्रेटेस्ट प्रैक्टिशनर, इसके महान प्रैक्टिशनर के नाम के आधार पर। दिस स्टेंजा फॉल्स इनटू 3 क्वाट्रेंस, इसके स्टेंजा 3 क्वाट्रेन में होते हैं एंड कंक्लूडिंग कपलेट में। ए बी सी डी ई एफ जी, ये इसकी राइम स्कीम होती है। देयर वाज वन स्पेशली इम्पोर्टेंट, एक और बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, सच एज सी डी सी। इट्स प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर इज अडोटिंग लवर्स होप एंड पेंस। इसकी विषय वस्तु होती है एक आतुर प्रेमी का दर्द और उसका तकलीफें, पेंस। द स्पेंसरियन सोनेट इन विच स्पेंसर लिंक्स, स्पेंसरियन सोनेट जिसमें कि स्पेंसर क्या करते हैं? लिंक करते हैं ईच क्वाट्रेन को टू द नेक्स्ट, दूसरे से, बाय कंटिन्यूइंग राइम, और इसके लिए वो क्या करते हैं? राइम स्कीम को कंटिन्यू करते हैं। ए बी, फिर ये बी आगे कंटिन्यू होगा बी सी, फिर सी आगे कंटिन्यू होगा सी डी और एंड में ई। आइस एंड फायर जो कि एडमंड स्पेंसर का सोनेट है, आप लोगों के कोर्स में उसे अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि उसमें मैंने स्पेंसर की राइम स्कीम को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है और आपको फ़र्क भी समझा रखा है। इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूज़न हो इतनी लिटरेरी टर्म्स में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। थैंक यू एवरीवन।